नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। आज हम लोग एसएससी एमटीएस जीके जीएस के तीसरे प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करेंगे और साथ में हमने आज लल्लन टॉप सीरीज़ में 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी जोड़ रखा है। तो दोस्तों, प्रतिदिन सुबह 8 बजे जुड़ना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज की क्लास का शुभारंभ हम आज की मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट हमारा है, कह रहा सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को भी हमारे साथ लगातार मेहनत करते रहना है और अपनी सफलता को प्राप्त कर लेना है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। आज का पहला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया 28 फरवरी या 21 मार्च या 7 अप्रैल या 22 अप्रैल। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस हमारा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ हमारा कह रहा है कि जो 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है। 28 फरवरी को हमारा जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो हमारा 28 फरवरी 1928 ईस्वी को सर सीवी रमन को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ था विज्ञान के क्षेत्र में। दोस्तों, इसी कारण जो है 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। दोस्तों, हमारा ऑप्शन में दिया हुआ एक ऑप्शन बी में दिया हुआ 21 मार्च। 21 मार्च को हम लोग वानिकी दिवस मनाते हैं। कौन सा? 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? वानिकी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। और हमारा ऑप्शन में दिया हुआ कह रहा है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 अप्रैल को हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हमारा जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए हम विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। दोस्तों, WHO का यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर हमारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर, इसका WHO का। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कह रहा है कि सिडबी किसका उद्योतक है। सिडबी किसका उद्योतक है, या सिडबी का जो है फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए में दिया है स्मॉल इनोवेशन डेवलपमेंट बैंकर्स इंस्टीट्यूट या स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंकर इंस्टीट्यूट या स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या स्मॉल इंडस्ट्रीज डिजाइंड बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का जो है फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर हमारा कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर हमारा लखनऊ में है। कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर हमारा लखनऊ में है। कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर हमारा लखनऊ में है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। बाकी ज़्यादातर सभी बैंकों का हेडक्वार्टर जो हमारा कहाँ होता है? ज़्यादातर मुंबई होता है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर सिडबी का हेडक्वार्टर हमारा कहाँ है? सिडबी का हेडक्वार्टर हमारा लखनऊ में है। और सिडबी की स्थापना हमारी कब हुई थी? सिडबी की स्थापना हमारी 1990 ईस्वी को सिडबी की स्थापना हुई थी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है।
अगला प्रश्न हमारा दिया गया कर रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों ऑप्शन ए में दिया 1911 या 1912 या 1913 या ऑप्शन डी में दिया 1917। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार हमारा 1913 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में हमारा गीतांजलि पुस्तक के लिए। किसके लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए हमारा इनको जो है 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। कौन थे ये? ये जो थे हमारे पहले भारतीय थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जो थे हमारे पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को पाया था। दोस्तों हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया हुआ कर रहा है कि जो है 1911 में जो हमारा क्या हुआ था? 1912 की जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जो हमारा 1911 ईस्वी में हमारे भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। कब किया गया था? 1911 ईस्वी में प्रस्ताव दिया गया था। और 1912 ईस्वी में हमारी जो है भारत की राजधानी दिल्ली बन गई थी। कौन सी? भारत की राजधानी दिल्ली जो है 1912 ईस्वी में बन गई थी। और यहाँ पर 1913 ईस्वी में दिया 1913 में हमारा क्या हुआ था? 1913 ईस्वी में हमारा जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसकी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसकी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा। 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में जो किसकी? गदर पार्टी की स्थापना थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। किसने की थी? सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल ने। किसने? लाला हरदयाल ने। इन दोनों लोगों ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। किसने? सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में हमारी गदर पार्टी की स्थापना की थी। और ऑप्शन में हमारा दिया है डी में दिया 1917। 1917 ईस्वी में हमारा क्या हुआ था? 1917 ईस्वी में हमारा जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। ये किसने शुरू किया था? ये हमारे महात्मा गांधी ने शुरू किया। किसने? महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह चंपारण बिहार में शुरू किया था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया। ऑप्शन ए में दिया वाल्मीकि या वेद व्यास या विष्णु शर्मा या तुलसीदास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन जो हमारा विष्णु शर्मा ने किया था। किसने किया था? विष्णु शर्मा ने किया था। हमारा ऑप्शन ए में दिया वाल्मीकि ने किस चीज़ की रचना की थी? तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किसकी की थी? रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि जी ने की थी। और यहाँ पर दिया वेद व्यास ने किस चीज़ की रचना की थी? तो दोस्तों वेद व्यास ने जो हमारी महाभारत जो है महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। महाभारत को हम और किस नाम से जानते हैं? जय संहिता। किस नाम से? जय संहिता जो है महाभारत को और नाम से भी जानते हैं। इसके रचयिता कौन है? वेद व्यास जी हैं। और ऑप्शन हमारा डी में दिया तुलसीदास ने किस चीज़ की रचना की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रामचरितमानस की रचना जो है तुलसीदास ने की थी। किसने की थी? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है।
ऑप्शन ए में दिया हुआ विटामिन ए या विटामिन डी या विटामिन सी या विटामिन डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, विटामिन सी, जो हमारा किसमें जल में घुलनशील है। किसमें? विटामिन सी, जो हमारा विटामिन सी और बी, विटामिन बी और सी जो हमारे जल में घुलनशील विषय, जल में घुलनशील विटामिन है। कौन कौन से? विटामिन बी और सी। दोस्तों हमारा जो यहाँ पर देख ऑप्शन यहाँ से देख लेते हैं एक बार फिर से इनके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। विटामिन ए जो है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम कौन सा? हमारा रेटिनॉल। कौन सा है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है, रेटिनॉल बताएंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से हमारा रतौंधी रोग होता है। कौन सा? रतौंधी रोग हमारा विटामिन ए की कमी से होता है। हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ ऑप्शन करा, ऑप्शन बी में दिया विटामिन डी। विटामिन डी का जो हमारा रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का हमारा क्या नाम होता है? विटामिन डी का हमारा रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी की कमी से हमारा सूखा रोग होता है। सूखा रोग जिसे हम रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं। किसके? रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हमारा सी में ऑप्शन दिया है विटामिन ई। विटामिन ई जो है, विटामिन ई का हमारा रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। कौन सा होता है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का जो हमारा रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से हमारा रोग एनीमिया रोग होता है। कौन सा? एनीमिया रोग जो है, विटामिन ई की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। यहाँ पर आप और उसके बाद में हमारा ऑप्शन दिया हुआ डी। ऑप्शन डी में तो विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। दोस्तों विटामिन सी की कमी से हमारा नाविक रोग हो जाता है। कौन सा रोग? नाविक रोग हो जाता है, या पायरिया विटामिन सी की कमी से हो जाता है। विटामिन सी के अच्छे स्रोत हमारे क्या है? आंवला है, नींबू है, ये हमारे विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देखते हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए में दिया कह रहा है कि कैवेंडिश या प्रिस्टले या बायल या चार्ल्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, कैवेंडिश ने जो हमारे हाइड्रोजन की खोज की थी। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज हमारी कैवेंडिश ने की थी। और ऑप्शन सी में दिया प्रिस्टले ने। प्रिस्टले ने हमारी ऑक्सीजन की O2 की खोज किसने की थी? O2 की खोज किसने की थी? हमारी पिस्टले ने। किसने की थी? O2 की खोज पिस्टले ने की थी। जो हमारे वायुमंडल में है 20.09% ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। किसकी? वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में जो हमारी 20.9% ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। और नाइट्रोजन की मात्रा हमारी जो है, नाइट्रोजन की मात्रा हमारे लगभग 78% पाई जाती है। और दोस्तों जो है हमारे ब्रह्मांड में अगर पूछ लेता है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक किस तत्व की अधिकता पाई जाती है, तो हमारा उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में पूछता है सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है, तो हाइड्रोजन। और दोस्तों अगर वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन। उसके बाद में हमारा ऑक्सीजन आ जाती है, O2। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा मूल रंग कौन है? मूल रंग कर 3 मूल रंग है। कौन कौन से हैं? हरा, पीला, लाल या नीला पीला लाल या नीला लाल हरा या नीला पीला हरा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, नीला पीला और लाल। ये जो हमारे 3 मूल रंग होते हैं, इन्हें प्राथमिक रंग भी कहते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है कि कोणार्क का काला पैगोडा किस देवता को समर्पित है, या इसे हम ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जगन्नाथपुरी या शिव या सूर्य या महावीर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जो है सूर्य का कोणार्क मंदिर जो है सूर्य के लिए जो है
ब्लैक पगोड़ा जो है सूर्य देवता को समर्पित है। कौन सा? ब्लैक पगोड़ा सूर्य देवता को समर्पित है। और पूछ लेता है व्हाइट पैगोडा, कौन सा? व्हाइट पैगोडा। व्हाइट पैगोडा जो है हमारा, ये कहाँ स्थित है? ये हमारा जगन्नाथपुरी उड़ीसा में स्थित। कहाँ है? जगन्नाथपुरी उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय लोकनृत्य नहीं है। भारतीय लोकनृत्य नहीं है। कौन सा? कथकली या घूमर या गरबा या डांडिया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। जो हमारा लोक नृत्य है, जो भारतीय लोक नृत्य हमारा कथकली, जो भारतीय लोक नृत्य नहीं है, ये हमारा शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा है? ये हमारा शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? कथकली। कथकली हमारा कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये हमारा केरल का नृत्य है। कहाँ का? कथकली केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। घूमर है, घूमर हमारा कहाँ का नृत्य है? तो घूमर हमारा जो है राजस्थान का नृत्य है। कहाँ स्थित है? राजस्थान का नृत्य है। घूमर हमारा राजस्थान का नृत्य है। और घूमर है, और हमारा पनिहारी है। ये एक पिछली क्लास में आप सभी लोगों को बताया था। पनिहारी ये नृत्य हमारे कहाँ के हैं? ये हमारे राजस्थान के हैं। और यहाँ पर जो है, और ऑप्शन सी और डी में दिया गरबा और डांडिया। गरबा और डांडिया हमारे गुजरात के हैं। कहाँ के हैं? गुजरात के जो हैं ये हमारे लोक नृत्य कौन से हैं? गरबा और डांडिया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है 14 से 18 या 19 से 22 या 23 से 24 या 25 से 30। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा आर्टिकल जो है 25 से 30 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और हमारा ऑप्शन ए में दिया है 14 से 18। 14 से 18 तक हमारा समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये हमारा किस आर्टिकल में दिया गया? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। और हमारा दिया ऑप्शन बी में दिया 19 से 22। आर्टिकल 19 से 22 तक हमारा किसकी है? ये हमारा आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 19 से 22 में हमारा, ये हमारा किस प्रकार की स्वतंत्रता है? ये हमारी स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? स्वतंत्रता स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा आर्टिकल 19 से 22 तक है। और ऑप्शन हमारा सी में दिया है 23 से 24। 23 से 24 हमारा का शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल हमारा किस में है? आर्टिकल हमारा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा आर्टिकल 23 से 24 में है। यहाँ पर एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। 14 से 18 हमारा क्या है? समानता का अधिकार। और 19 से 22 हमारा स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार हमारा है। और आर्टिकल 23 से 24 हमारा क्या? शोषण के विरुद्ध के अधिकार। और आर्टिकल 25 से 30 तक हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। बढ़ती दोस्तों अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए में दिया 1980 या 1951 या 1952 या 1953। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1953 ईस्वी को गठन इसका किया गया था। दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग जब पूर्णतः हमारा जो है पारित कब हो गया था? हमारा 1956 ईस्वी में पूर्णतः गठन इसका हो गया था। पूर्णतः इसका प्रस्ताव है जो पारित हो गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसके जो राज्य पुनर्गठन आयोग के हमारे अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। कौन थे? फजल अली। फजल अली जो थे हमारे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। और दोस्तों यहाँ पर भाषाई आधार पर पहला राज्य, भाषाई आधार पर पहला राज्य अलग होने वाला कौन सा था हमारा? वो था आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र, यहाँ पर लिख देते हैं आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि
भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र कौन सा हुआ था? 16 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1948 या 9 दिसंबर 1946 या 24 नवंबर 1946। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। इसकी अध्यक्षता हमारे जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने जो है हमारे इसकी अध्यक्षता की थी। कब की थी? ये हमारे जो है इसके संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? अस्थायी सदस्य 9 दिसंबर 1946 को इन्होंने पहले संविधान सभा की सदस्यता अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। उसके बाद में हमारा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को एक बैठक हुई थी और उसकी जो है अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। किसने की थी? उसकी अध्यक्षता हमारे जो है उसकी अध्यक्षता जो है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में दूसरी जो था संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसकी अध्यक्षता की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसकी अध्यक्षता की थी। ये जो है हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। अस्थायी पूछता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी पूछता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य बने और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हमारे संविधान सभा के अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था। पूर्णतः 26 नवंबर 1946 को हमारा 46 नहीं, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 1949 26 नवंबर 1949 को हमारा जो था संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था और संविधान के कुछ आर्टिकल जो थे लागू भी कर दिए गए थे। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कर रहा है कि भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा गया है? दोस्तों किसे कहा गया? ऑप्शन ए दिया है श्रीमती एनी बेसेंट या स्नेहलता वाडेकर या सरोजनी नायडू या मैडम भी काजी रुस्तम कामा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय क्रांति की जननी कौन थी? भी काजी रुस्तम कामा थी। मैडम भी काजी रुस्तम कामा थी। दोस्तों यहाँ पर एनी बेसेंट दिया है। एनी बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष कौन थी? वो हमारी एनी बेसेंट जी थी। कौन थी? एनी बेसेंट जी थी। कौन थी? एनी बेसेंट। करा है कि जो पूछता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो हमारी थी श्रीमती एनी बेसेंट। इन्होंने 1917 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। या और यहाँ पर दिया है ऑप्शन में एक दिया हुआ कह रहा है कि सरोजनी नायडू जो थी, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? दोस्तों इन्होंने 1925 ईस्वी में। कब की थी? 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगर पूछता है प्रश्न में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय कौन थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सरोजनी नायडू। अगर पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रीमती एनी बेसेंट। दोस्तों ये प्रश्न हमारे दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है। इनमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि हमारा इसमें श्रीमती एनी बेसेंट या सरोजनी नायडू दो में से कोई एक गलत होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और जो हमारी सरोजनी नायडू थी, ये हमारी जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हमारी सरोजनी नायडू थी। इनकी एक पंक्ति, इन्हें हम और किस नाम से जानते हैं? इनको हम और जानते हैं भारत की कोकिला के नाम से भी इनको जानते हैं। कोकिला के नाम से भी जानते हैं। और स्वर कोकिला जो है लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। दोस्तों इनकी एक पंक्ति इन्होंने कहा था कि जो है राज्यपाल जो है
सोने के पिंजरे में बंद हुई चिड़िया है। सोने के पिंजरे में बंद हुई चिड़िया कौन है? राज्यपाल। ये कथन हमारा सरोजिनी नायडू जी का था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, या माइकल ह्यूम, या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक। इन्हें ए ओ ह्यूम के नाम से जानते हैं और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम है। जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हमारी कब हुई थी? तो ये हमारी 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके हमारे अध्यक्ष तो हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी दोस्तों। और हमारे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हमारे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी जो हमारे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने 1887 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन में एक दिया हुआ है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। ये हमारा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1924 में जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता हमारे महात्मा गांधी जी ने की थी। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा देखते क्या है। अगला प्रश्न दिया गया कह 15 क्वेश्चन नंबर 15 दिया, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए में विधवा पुनर्विवाह, या सती प्रथा, या संस्कृत शिक्षा, या अंग्रेजी शिक्षा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, राजा राम मोहन राय जो है संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। जो है विधवा पुनर्विवाह ये हमारा कब हुआ था? ये हमारा 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह फिर से पुनः शुरू हुआ था। इसका भी समर्थन राजा राम मोहन राय जी ने किया था। और सती प्रथा का अंत ये भी हमारा राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा का भी अंत करवाया था। इनका जो है उसमें बहुत ही योगदान रहा था। और अंग्रेजी शिक्षा को हमारे भारत में विलियम बेंटिक ने 1835 ईस्वी में शुरू किया था। कब किया था? विलियम बेंटिक ने शुरू किया था। और दोस्तों भारत में अंग्रेजी को लागू करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को इसका श्रेय जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, राजा राम मोहन राय। इन्होंने संस्कृत शिक्षा का समर्थन बिल्कुल भी नहीं किया था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया कि हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? ऑप्शन ए में दिया झांसी, नागपुर, या त्रावणकोर, या झांसी, नागपुर, सतारा, या मैसूर, सतारा और भावनगर, या झांसी, सतारा और मैसूर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। झांसी, नागपुर और सतारा को जो हमारे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के जरिए भारत कह रहा है कि अंतर्गत हड़प नीति के अंतर्गत जो भारतीय राज्य कब्जे में कर लिए गए थे। कौन से? झांसी, नागपुर, सतारा। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है 21 अप्रैल 1929, या 20 अप्रैल 1527, सॉरी माफी चाहता हूँ, 21 अप्रैल 1529, या 21 अप्रैल 1526, या 15 अप्रैल 1528। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ये हमारा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में जो हमारा पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। और ऑप्शन में कुछ और युद्ध दिए गए हुए हैं जैसे, और यहाँ पर और युद्ध दिए गए जैसे कह रहा है जो है हमारे 1527 में हमारा खानवा का युद्ध हुआ था। कौन सा? खानवा का युद्ध हमारा कब हुआ था? 1527 में हमारा 16 मार्च, यहाँ पर डेट भी लिख लेते हैं, 16
मार्च 1527 ईस्वी को हमारा खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में, किसके, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। किसके, राणा सांगा के बीच में हमारा ये युद्ध 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। और उसके बाद में हमारा दिया 1528 में हमारा कौन सा, चंदेरी का युद्ध हुआ था। किसके बीच में, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, 1528। तारीख भी नोट कर लेते हैं यहाँ। चंदेरी का युद्ध हमारा 29 जनवरी 1528 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हमारा चंदेरी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में, ये हमारा बाबर और मुगल शासकों, बाबर और राजपूतों के बीच में, बाबर और राजपूतों के बीच में हमारा ये युद्ध हुआ था। इसमें भी बाबर विजयी रहा था। और यहाँ पर दिया ऑप्शन दिया एक 1529 में हमारा 6 मई, यहाँ पर साफ साफ लिख देते हैं, 6 मई 1529 ईस्वी को हमारा कौन सा युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 6 मई 1529 ईस्वी को। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शन ए में पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, या ऑप्शन बी में राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, या ऑप्शन सी में दिया है राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, या पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बलूचिस्तान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बलूचिस्तान तक था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। राजा राम मोहन के द्वारा, या ज्योतिबा फूले के द्वारा, या श्री नारायण गुरु द्वारा, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले जी ने की थी। राजा राम मोहन राय इन्होंने जो हमारे ब्रह्म समाज की स्थापना हमारी 1828 ईस्वी में किसने की थी, राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कैसा एक मौलिक अधिकार है, या वैधानिक अधिकार है, या नैसर्गिक अधिकार है, या कानूनी अधिकार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ये हमारा 44वां संविधान संशोधन, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन ये हमारा 1978 में हुआ था। कब हुआ था, 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार कहा गया था। ये हमारा आर्टिकल 31 से उठाकर आर्टिकल 300 ए में रखा गया है कि जो है हमारा संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं आगे क्या दिया हमारा। आगे हमारी लल्लन टॉप सीरीज दी है। लल्लन टॉप सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों लल्लन टॉप सीरीज में देखते हैं हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे हमारा दिया गया है कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे। तो दोस्तों हमारे MC सीतलवाड़ जो हमारे भारत के पहले महान्यायवादी थे। हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसीलिए दोस्तों ये हम यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सभी के सामने लल्लन टॉप सीरीज में लेकर आए हैं। प्रतिदिन लल्लन टॉप सीरीज में ऐसे ही प्रश्न आपको जो विगत एग्जाम में पूछे गए हैं, विगत परीक्षा में पूछे गए हैं, वो प्रश्न हमारे लल्लन टॉप सीरीज में होंगे। कह रहा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे। तो हमारा सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर 1976 में हमारा जो 42वां संविधान संशोधन
1976 के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारत के जो है संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। मूल कर्तव्य हमारे कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य हमारे लिए गए हैं रूस से। कहाँ से लिए गए? रूस से हमारे जो है मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए हैं। बढ़ते दोस्तों अगले देखते हैं। हमारा अगले प्रश्न दिए गए भौगोलिक स्थिति जो है भारत की जो है भौगोलिक स्थिति कैसी है? भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। दोस्तों यहाँ पर इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? इसका अक्षांशीय विस्तार हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और जो है भारत का देशांतरीय विस्तार कैसा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। बहुत ही ये तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों इनको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? चिकनी मृदा से। राइट आंसर हो जाएगा चिकनी मृदा से। और यहाँ पर दिया है मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए सबसे कौन सी फसल उगाई जाती है? कौन सी फसल उगाई जाती है मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए? दलहनी फसलें जैसे हमारी गई चना हो गई, उड़द हो गई, उड़द है, ये सब हमारी दलहनी फसलें, मटर है, ये सब हमारी दलहनी फसलें जो हैं ये मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए पाई जाती हैं। दोस्तों जो जैसे चना है, उड़द है, इनके जो पौधों की जड़ें होती हैं, जड़ों में जो हमारा नाइट्रोजन को खींचने के लिए क्षमता होती है। नाइट्रोजन के जड़ों में जो गोल गोल एक छोटे छोटे गोल गोल बने होते हैं, उनमें जो है नाइट्रोजन अवशोषित कर लेते हैं जो है पृथ्वी से, ये जड़ें अवशोषित कर लेते हैं नाइट्रोजन को। इस कारण जो हमारे धरती में जो हमारे खेत में नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है और जिससे मृदा की उर्वरकता भी बढ़ जाती है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि कर्नाटक में स्थित गोगक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया घाट प्रभा नदी पर। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित गोगक जलप्रपात हमारा कहाँ है? घाट प्रभा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? घाट प्रभा नदी पर। और एक हमारा दिया कर हुंडेरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? हुंडेरू जलप्रपात हमारा स्वर्णरेखा नदी पर स्थित। कहाँ स्थित? स्वर्णरेखा नदी पर हुंडेरू जलप्रपात स्थित है। ये प्रश्न भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं हमारा क्या है। आगे हमारा देखकर भारत में वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कन्वर्सन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों ये हमारा 1980 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। दोस्तों इसी के साथ हमारी ये आज की क्लास समाप्त होती है। तो दोस्तों और आप सभी को होमवर्क के लिए एक प्रश्न दे रहे हैं। आज का होमवर्क हमारा है जो अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर हमारी ये क्लास आप सभी को पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे। जय हिंद।